नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएमए इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। वो प्रश्न है मौखिक स्रोत क्या है, इसका विस्तृत से वर्णन करें। मौखिक स्रोत क्या है, इसका विस्तृत से वर्णन करें। पहले हम समझते हैं इसका परिचय को। अनुसंधान में मौखिक स्रोत वे हैं जिनसे जानकारी हमें बोलकर, सुनकर या स्मृति के आधार पर प्राप्त की जाती है। ये स्रोत लिखित रूप में नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तियों के अनुभव, कथाएं, लोकगीत, परंपराएं, साक्षात्कार, भाषण आदि के माध्यम से जानकारी देते हैं। जो अनुसंधान में मौखिक स्रोत वे हैं जिनसे जानकारी हमें बोलचाल के माध्यम से, उनसे सुनकर, स्मृति, याद के आधार पर प्राप्त की जाती है। ये स्रोत लिखित रूप में नहीं होते हैं, बल्कि ये व्यक्तियों के जो अनुभव होते हैं, कथाएं होते हैं, लोकगीत, परंपराएं और साक्षात्कार, भाषण आदि के माध्यम से यह हमें जानकारी देते हैं। जब किसी विषय से संबंधित लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं या अधूरे होते हैं, तब मौखिक स्रोत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जिस विषय में हम शोध कर रहे होते हैं, उस विषय से संबंधित लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं या अधूरे होते हैं, तब हम मौखिक स्रोत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। मौखिक स्रोत विशेष रूप से उन समाजों और समुदायों के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं जहां लिखित अभिलेख बहुत कम होते हैं। कि मौखिक स्रोत जो है विशेष रूप से उन समाजों में और समुदायों में जिस पर हम शोध कर रहे होते हैं, उनका इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं जहां लिखित अभिलेख बहुत कम उपलब्ध होते हैं। इतिहास में समाजशास्त्र, मानव शास्त्र तथा लोक संस्कृति के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है। मौखिक स्रोत का अब हम इसका अर्थ को समझते हैं कि मौखिक स्रोत का अर्थ क्या है। मौखिक स्रोत वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान, परंपराएं, घटनाएं या विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है और शोधकर्ता उसे संकलित कर अनुसंधान में उपयोग करता है। मौखिक स्रोत वह माध्यम है कि जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव को, ज्ञान को, परंपराएं, घटनाएं या विचार को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है और शोधकर्ता उसे संकलित कर अपने शोध कार्य में उपयोग करता है। यही है इसका अर्थ। उदाहरण में हम देखेंगे कि बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई ऐतिहासिक घटनाएं। बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें आता है लोकगीत और लोक कथाएं। लोकगीत, लोक कथाएं। दूसरा में है स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव, स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव। तीसरा है जनजातीय समाज की परंपराएं, जनजातीय समाज की परंपराएं। चौथा है साक्षात्कार और प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार और प्रश्नोत्तर। लोकगीत, लोक कथाएं में लोगों द्वारा जो गीत गाई जाती थी और लोक कथाएं उनके द्वारा जो कथा सुनाई जाती है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलता है। और स्वतंत्रता सेनानियों का अनुभव, बुजुर्ग लोग स्वतंत्रता सेनानियों का अनुभव से भली भांति परिचित होते थे, इसीलिए उनके द्वारा सुनाई गई ऐतिहासिक घटनाएं इसका उदाहरण बना। जनजातीय समाज की परंपरा, जो प्रारंभ से चली आ रही जनजातीय समाज की जो परंपराएं हैं, उसका जानकारी हमें मौखिक स्रोत से मिलता है। साक्षात्कार और प्रश्नोत्तर, इंटरव्यू ही बोला जाता है साक्षात्कार को, कि लोगों से जाकर उसको आमने सामने से प्रश्न पूछा जाता है। वही साक्षात्कार और प्रश्नोत्तर में आता है, जो ये मौखिक स्रोत में आता है, क्योंकि वो लोग मौखिक रूप से बताते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि मौखिक स्रोत के प्रकार। मौखिक स्रोत के प्रकार, पहला में है आपका साक्षात्कार। मौखिक स्रोत के प्रकार में जो है पहला नंबर में आता है साक्षात्कार। शोधकर्ता किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। यह अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण मौखिक स्रोत है। देखिए, हम इसको समझते हैं कि साक्षात्कार मतलब सीधे इंटरव्यू, जो शोधकर्ता जो जाता है व्यक्ति के सामने और उसको डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, कि शोधकर्ता किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। और यह अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण मौखिक स्रोत है, जिसमें है कि संरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार, फिर समूह साक्षात्कार। देखिए, इसमें क्या होता है,
संरचित साक्षात्कार में जो शोधकर्ता होता है वो पहले से ही प्रश्न तैयार किए रहता है और उसको जाके पूछता है, फिर उनको पेपर में लिख के दे देता है। लेकिन साक्षात्कार में दिया गया है कि सामने से पूछता है, मौखिक रूप से शोधकर्ता। फिर असंरचित साक्षात्कार, जिसमें प्रश्न पहले से तय नहीं रहते हैं, शोधकर्ता उसी समय अपना हिसाब से प्रश्न पूछता है। फिर समूह साक्षात्कार, इसमें समूह में प्रश्न पूछा जाता है और उनका जवाब लिया जाता है। ये है साक्षात्कार में। दूसरा में है कि लोक कथाएं और दंत कथाएं। लोक कथाएं और दंत कथाएं, देखिए इसमें क्या आता है। समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित कथाएं जिनसे सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। कि समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित जो कथाएं जिनसे सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, उस कथा से भी हमें समाज के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हम उदाहरण में देखेंगे, राजा महाराजा की कथाएं और जनजातीय मिथक। राजा महाराजाओं की कथाएं और जनजातीय मिथक की जनजातीय लोगों का परंपरा क्या है, वो लोग कैसे रहते आ रहे हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला में हम लोग देखें कि साक्षात्कार और दूसरा में है लोक कथाएं दंत कथाएं। अब तीसरा में हम देखेंगे कि लोकगीत और लोक संगीत। सीधे लिख दिया है कि गीत और संगीत, तो वही चीज को लिखेंगे जो चीज चलते आ रही है। लोक गीतों में समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, संघर्ष और भावनाएं झलकती है। जो लोक गीत होते हैं ना, उसमें समाज की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, संघर्ष है, भावनाएं हैं, ये सब झलकती है। उदाहरण में हम विवाह गीत को दे दे, कृषि गीत, पर्व त्योहारों का गीत, ये सब है लोकगीत में आते हैं। अब चौथा में हम देखते हैं कि आत्मकथाएं और संस्मरण। आत्मकथाएं मतलब अपना कथाएं, संस्मरण याद करके व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव को मौखिक रूप से बताता है। देखिए व्यक्ति जो है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वे लोग अपने जीवन के अनुभव को बताते हैं, जिससे हम लोगों को उस समय की जानकारी मिलती है, जिसे शोधकर्ता रिकॉर्ड करता है। बताइए, क्योंकि शोधकर्ता को जानकारी चाहिए होता है, इसलिए आत्मकथाएं और संस्मरण ये भी मौखिक स्रोत के जो है प्रकार में आते हैं। फिर प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, जो उस समय देखा है, मतलब अपना आंख से देखा है, उन लोगों का गवाही, उससे भी हमें शोध में सहायता होती है। किसी घटना को देखने वाले व्यक्ति को मौखिक जानकारी। देखिए, किसी घटना को देखने वाले व्यक्तियों की मौखिक जानकारी ली जाती है उनसे। उदाहरण में युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी आंदोलन में शामिल लोग, युद्ध हो रहा था उस समय कौन लोग उनको देख रहे थे और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों से डायरेक्ट गवाही लिया जाता है, जिससे हम लोगों को और भी आसानी होता है नतीजा तक पहुंचने में। अनुसंधान में मौखिक स्रोत का महत्व। अनुसंधान में मौखिक स्रोत का महत्व। ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना। ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना। जहां लिखित दस्तावेज बहुत कम होते हैं, वहां मौखिक स्रोत इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। जहां लिखित दस्तावेज बहुत कम होते हैं, वहां जो है वो मौखिक स्रोत इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा में है कि जनजातीय एवं ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोगी। जनजातीय एवं ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोगी होते हैं कौन? मौखिक स्रोत। आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की परंपराएं प्राय मौखिक रूप से संरक्षित रहती है। जो आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की परंपराएं या प्राय मौखिक रूप से संरक्षित रहती है, क्योंकि उसका लिखित अभिलेख नहीं होता है, इसीलिए ये मौखिक रूप में उन्हें याद किया जाता है। तीसरा में संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। लोकगीत हुआ, कहानियां हुआ और परंपराएं समाज के संस्कृति पहचान को बनाए रखती है। जो है ना, लोकगीत है, कहानियां हैं और परंपराएं समाज के जो संस्कृति है ना, उसका पहचान को बनाए रखती है। चौथा में वास्तविक अनुभवों की जानकारी। वास्तविक अनुभवों की जानकारी। प्रत्यक्ष अनुभव अनुसंधान को अधिक जीवंत होगा और विश्वसनीय बनाते हैं। जो वास्तविक अनुभव जो है ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव अनुसंधान को अधिक जीवंत और विश्वसनीय बनाते हैं, क्योंकि वास्तविकता जो होता है वो वास्तविकता ही होता है। पांचवा में हम देखेंगे कि
सामाजिक परिवर्तन को समझना कि कैसे समाज परिवर्तन होता है उसको भी समझना होता है, तो मौखिक स्रोत से ही उनका पता चलता है। लोगों के विचारों और अनुभवों से सामाजिक बदलाव का अध्ययन किया जाता है। लोगों के जो विचार है और उनका अनुभव है उसी से ही सामाजिक बदलाव का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि मौखिक स्रोत का विशेषताएं क्या है। मौखिक स्रोत की विशेषताएं, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। फिर इसमें स्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रभाव होता है। स्थानीय भाषा का भी और संस्कृति का भी प्रभाव होता है, क्योंकि लोगों द्वारा ही तो मौखिक रूप से बताया जाता है। तीसरा में है यह सरल भाषा में सुलभ में होता है। यह सरल भाषाएं सुलभ होता है, शोधकर्ता को अधिक कठिनाई नहीं करना पड़ता है। फिर इसमें मानवीय भावनाएं और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। मानव का जो भावनाएं होते हैं और उसका दृष्टिकोण भी इसमें शामिल होता है मौखिक स्रोत में। यह लिखित स्रोतों का पूरक माना जाता है। लिखित स्रोत जो है ना उसका पूरक माना जाता है। अब इससे हमें क्या लाभ है, मौखिक स्रोत के लाभ देखते हैं। नई एवं अनोखी जानकारी प्राप्त होती है। नई एवं अनोखी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा ऐसा बात कभी बाहर आती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं मिलता है, और वो बात हमारे शोध कार्यों को बहुत ही प्रभावित करते हैं। दूसरा में अलिखित इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। अलिखित इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तीसरा, अनुसंधान को अधिक व्यवहारिक बनाता है। अनुसंधान को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाता है। और चौथा में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने में मदद मिलती है। स्थानीय जो संस्कृति होता है या परंपरा होता है जो पहले से चलती आ रही होती है उसे समझने में हमें और भी आसान होती है। प्रत्यक्ष अनुभवों के कारण विषय आदि की स्पष्ट होता है। विषय आदि भी जो होता है ना वो स्पष्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि इसका सीमाएं क्या है, इसमें त्रुटियां क्या है बोल सकते हैं आप, या इनका आलोचना बोल सकते हैं, इसका सीमाएं बोल सकते हैं, मतलब क्या कमी हो सकती है ये भी आप बोल सकते हैं इसको। देखिए पहला में है स्मृति दोष, मतलब कि यादगार शक्ति कमजोर होना, ये होता है। लोग पुरानी घटनाओं को भूल सकते हैं या गलत ढंग से याद कर सकते हैं। जब वो लोग गलत ढंग से उस घटना को भूल जाएंगे, सही घटना को गलत ढंग से याद करके हमें बताएंगे शोधकर्ता को, तो भाई तो स्मृति दोष हो गया। ऐसे में हम अनुसंधान को पूरा कर पाएंगे, ऐसे होता है स्मृति दोष। फिर दूसरा है कि पक्षपात की संभावना। इसमें ये होता है कि व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार जानकारी दे सकता है। जो व्यक्ति होता है ना वो जिस घटना के बारे में पूछ रहे होते हैं उसको अपने विचार से जानकारी देता है, तो इसमें भी पक्षपात की संभावना होती है। प्रामाणिकता की समस्या ये है हम लोग का मौखिक स्रोत की सीमाएं में आता है या फिर कमजोरी में आता है। बोलिए, मौखिक जानकारी को सत्यापित करना कठिन होता है। जो मौखिक जानकारी होता है ना उसको सत्यापित करना कठिन होता है, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं होता है ना। केवल उन लोगों की याददाश्त, उनकी जानकारी के हिसाब से ही हम उनसे जानकारी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई सबूत देगा। फिर चौथा में है परिवर्तनशीलता। एक ही घटना के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मतलब कुछ घटना घट गया होगा और उसके बारे में हम अलग अलग व्यक्ति को पूछेंगे तो उसका जानकारी अलग अलग देंगे। इससे भी है कि हमारा जो शोध कार्य होता है ना ये थोड़ा सा डगमगाता है, हम शोधकर्ता को सोचने पर मजबूर करता है और उसको सही नतीजा तक पहुंचने में समय लगता है। अस्थायित्व का अभाव, यदि रिकॉर्ड ना किया जाए तो जानकारी नष्ट हो सकती है। जब वो लोग बता रहे होते हैं तो हम यदि उसका रिकॉर्ड ना करें तो जो जानकारी मिल रही है ना वो थोड़ा दिन के बाद में फिर वो खत्म हो जाएगी या फिर बदल जाएगी, फिर और हमें दिक्कत होगा। इसलिए जो होता है कि अस्थायित्व का अभाव ये हमारे मौखिक स्रोत के सीमाएं में आती है। अब इसका विधियां को देखेंगे कि मौखिक स्रोत के संग्रह के क्या विधियां हैं। मौखिक स्रोत संग्रह की कैसे इनका विधियां हैं। पहला में देखते हैं साक्षात्कार लेना, दूसरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, तीसरा प्रश्नावली का उपयोग, चौथा समूह चर्चा। जो है साक्षात्कार लेना, मतलब जो हम मौखिक स्रोत कैसे संग्रह करेंगे, तो पहले हम
लोगों का साक्षात्कार लेंगे, उनसे डायरेक्ट जाके प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग जवाब देंगे, तब हमें मिलेगा मौखिक स्रोत। फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, हम उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर प्रश्नावली का उपयोग, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। प्रश्नावली में हम उसको, साक्षात्कार में तो हम डायरेक्ट पूछ देते हैं उनसे जाके, लेकिन प्रश्नावली में हम उनको प्रश्न बना कर देते हैं और उनका जवाब वे देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर समूह चर्चा, सामूहिक रूप में उन लोगों को प्रश्न दिया जाता है या फिर पूछा जाता है और उनसे मौखिक रूप से जवाब मांगा जाता है। ये हमारा मौखिक स्रोत संग्रह करने की विधियां हैं। अब हम निष्कर्ष में पहुंच गए कि मौखिक स्रोत का निष्कर्ष लिखते हैं कि उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मौखिक स्रोत अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसमें कि हर्षी होगा, मैंने गलती से ऐसा लिख दिया है कि उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि मौखिक स्रोत अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह समाज, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो समाज होते हैं, उनका संस्कृति होता है, इतिहास होता है, परंपरा होता है, इन सबको समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। विशेषकर उन विषयों में जहाँ लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ मौखिक स्रोत अमूल्य भूमिका निभाते हैं। जहाँ लिखित नई सामग्री नहीं होते हैं ना, वहाँ मौखिक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनसे प्रामाणिकता और स्मृति संबंधी कुछ सीमाएं होती है ना। इसमें प्रामाणिकता नहीं मिलता है या फिर कुछ यादगाश में थोड़ा सा, थोड़ा क्या बोलते हैं, कमजोरी होता है कि थोड़ा सा अलग भी कोई बता दिया होता है, ऐसा इनका सीमाएं होती है। फिर भी उचित जांच और सत्यापन के साथ यह अनुसंधान को समृद्ध और प्रभावी बनाते हैं। फिर भी हम उसका अच्छा तरीके से जांच करके, सत्यापन करके अनुसंधान को समृद्ध और प्रभावी बनाते हैं।